जम्मू सर, ये जो पूरा मामला है, एक संपादकीय के सहारे अगर ये कह दिया जाए कि उद्धव ठाकरे भाजपा में जा रहे हैं, कितना रिलेवेंट है? क्या करेंगे उद्धव ठाकरे भाजपा में जा करके? उससे भी आगे, क्या वास्तव में उद्धव ठाकरे को जरूरत है आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में जाने की? देखिए राम प्रकाश भाई, सबसे पहले तो मैं आपको भी, शशि भाई को भी, आपके दर्शकों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भले आज का तीसरा दिन, चौथा दिन है, लेकिन इस वर्ष की पहली मुलाकात है पहली हमारी। मुलाकात, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए मुझे लगता है कि ये बनता है। अब आपने जो सवाल उठाए हैं और उसका जो आधार है कि सामना में जो संपादकीय लिखा गया है, और संपादक कोई और नहीं संजय राउत है, जिसमें कुछ वर्तमान मुख्यमंत्री की तारीफ के पुल कुछ बांध दिए गए हैं, क्योंकि गढ़चिरौली को कुछ वो स्टील की पहचान दे रहे हैं। देखिए, ये मामला अब निश्चित तौर पर सामना शिवसेना का मुख्य पत्र है, और किसी भी मुख्य पत्र का जो एडिटोरियल होता है, संपादकीय होता है, ये उसकी अपनी बैठक होती है। और इसलिए इस लेख के बाद कई अलग अलग तरीके की चर्चा होना मुझे लगता है बहुत स्वाभाविक है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। असली मुद्दा ये है कि महाराष्ट्र के विधानसभा के जो चुनाव, बहुत अप्रत्याशित चुनाव, कल्पना के बाहर के परिणाम, अब तक जितने लोग चुनावों का विश्लेषण करते रहे हैं, ऐसे तमाम संस्थाओं के भी समझ के परे ऐसा जो परिणाम है, अब वो ईवीएम है या नहीं है, लाड़की बहना है, ये सब बातें अपनी जगह है, लेकिन जो परिणाम निकला है उसने एक प्रकार से गुस्सा भी लोगों में निर्माण किया है, और दूसरी तरफ मुझे ऐसा लगता है कि निराशा भी बड़े पैमाने पे इस परिणाम है इसका। और दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार का जनादेश है, वो जनादेश इतना अभूतपूर्व है, किसी के आने और जाने से सरकार पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो इसीलिए ऐसे स्थिति में होता ये है कि खास करके जो क्षेत्रीय दल होते हैं, क्षेत्रीय दल अगर सत्ता में ना हो, और ऐसे वक्त की क्षेत्रीय दल को तोड़ देने के बाद जो एक धड़ा इस लड़ाई में लगा हुआ है कि असली पार्टी हम ही है, जब उसका चुनाव में नकारात्मक नतीजों का उसका सब सामना करना पड़ता है, तो क्षेत्रीय दलों की दिक्कत ये हो जाती है कि बड़े पैमाने पे कार्यकर्ता जो है छिटकना शुरू करता है। उसको लगता है कि भाई अब अपने नेताओं में या अपनी पार्टी में दम नहीं है। दूसरा ये होता है कि क्षेत्रीय दल या सिर्फ सत्ता की राजनीति करने वाले दल है, उनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हारने के बाद वो संघर्ष के मैदान में ज्यादा दिन अपने आप को टिका के रख नहीं पाते, क्योंकि सत्ता की राजनीति जो है वो संघर्ष करने की जो पूरी एक प्रक्रिया है उसी को निगल लेती है। और सब सत्ता की राजनीति करने वाले नेता भी जो है वो सब करोड़ 100 करोड़ों के होते हैं, उनके अपने कारोबार होते हैं, तो उनको लगता है कि भाई राजनीति भी करेंगे लेकिन कारोबार सबसे पहले संभाल के रखो। तो इसके लिए वो लगातार संघर्ष के मैदान में अपने आप को झोंक नहीं पाते हैं, और इसलिए हम देखते हैं कि फिर एक नया खेल होता है शुरू। वो खेल क्या शुरू होता है कि सत्ता जो है, फिर विपक्ष जो है, विपक्ष के जो आमदार होते हैं, विधायक जो होते हैं, उनके क्षेत्र के विकास को लेकर फिर उनको सताया जाता है, या उनकी नजरअंदाज कर दिया जाता है, या उनको विकास के निधि नहीं दी जाती है। तो फिर आमदारों को भी ऐसा लगता है कि यार अपन आए किस लिए, अपन बने किस लिए,
वो तो वैचारिक स्तर पर अपने आप को बना के रखना, वो धारा एकदम अलग धारा है। वो सत्ता की राजकारण वाला धारा नहीं है। वहां विकास के फंड नहीं देंगे दूसरे दिन मोर्चा हो जाएगा, विकास के फंड दे दें काम हो जाएगा। लेकिन वैचारिक स्तर पर सरकार की तमाम नीतियों के खिलाफ प्रखर रूप से जनमानस के बीच में जाकर संघर्ष करना, वो धारा अलग है। लेकिन सत्ता की राजनीति, सिर्फ सत्ता की राजनीति करने वालों की जो धारा है, वो धारा ये कहती है कि भाई विकास का क्या होगा, और फिर सत्ता भी उनको सताती है। इसीलिए हम देखते हैं कि चुनावों के परिणामों के बाद बहुत सारी दलों के राजकीय जो भूमिका होती है चुनाव के पहले और चुनाव के परिणामों के बाद, उसमें बहुत अंतर हमको देखने को मिलता है। इसलिए आप देखते होंगे कि महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव के बाद शरद पवार जो है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार, हमको दिखता है कि वो कहीं ना कहीं सरेंडर से हो गए हैं। उनकी कोई भूमिका नहीं दिख रही है, राजकीय कोई भूमिका नहीं दिख रही है। इतने बड़े बड़े मसले पहले वो सदन में आए, लोकसभा में भी आए, लेकिन वो कुछ कह नहीं रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो तकलीफ जो है ना, कि कहीं हमारे आमदार इतने भव्य सत्ता के सामने अपने आप को वो बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, कहीं वो इधर उधर ना हो जाए, ये एक डर खास करके रीजनल पार्टीज को बहुत ज्यादा सताता है। जम्मू सर, जो बात अभी लास्ट में कही है प्रकाश सर ने, एक हमारे दर्शक का उनका भी सवाल यही है कि आदित्य ठाकरे को टारगेट करने से बचाने के लिए तो ये सारा खेल नहीं हुआ है, और ऐसे संभावनाएं हैं क्योंकि जिस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग होता है, और आदित्य ठाकरे को तो पहले से टारगेट करते रहे हैं भाजपा वाले, तो आदित्य ठाकरे को सुरक्षित रखा जा सके, इसके लिए सामना में ऐसे आर्टिकल की जरूरत पड़ी, और सामना एक अच्छा माध्यम है उनके पास। नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं शशि भाई के इस कथन से सहमति दर्शाता हूं कि एक एडिटोरियल से हम बहुत गहरे जो है वो इन्फ्रेंसेस ड्रा ना करे, या इस प्रकार का इन्फ्रेंस ड्रा ना करे कि अब या तो उद्धव ठाकरे का जो शिवसेना है वो बीजेपी के साथ हो जाएगा, या उनसे मर्ज हो जाएगा, या फिर दोनों एक हो जाएंगे वगैरह वगैरह। मुझे लगता है कि ये बहुत अतिशयोक्ति होगी और उस पार्टी के साथ अन्याय भी होगा। अभी जो सवाल ये है कि क्या इंडिया गठबंधन लोकसभा और विधानसभा के बाद, क्या वो गठबंधन के रूप में एक पॉलिटिकल लड़ाई, एक राजकीय लड़ाई लड़ने के लिए वो तैयार है? वो इंडिया अलायंस करके बना रहेगा, या उसमें कोई बदलाव होगा? ये है आने वाले दिनों में देखने की बात। दूसरी बात ये है कि मुख्य चुनाव है मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, क्योंकि जितना बजट का राज्य का उतना बजट मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। इस वक्त ये बात तो साफ है कि ना उद्धव ठाकरे अकेले मुंबई महानगर पालिका को कब्जा कर सकते हैं, और ना ही एकनाथ शिंदे अपने दम पर मुंबई महानगर पालिका का मेयर बना सकते हैं, और ना ही कांग्रेस बना सकती है अकेले, और ना ही राष्ट्रवादी कांग्रेस बना सकती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस वैसे भी उतनी मजबूत है नहीं। तो ऐसे स्थिति में बड़ा किरदार जो है वो है भारतीय जनता पार्टी। और क्योंकि अडानी एक ऐसा मसला है इस देश के अंदर, और उस अडानी के इर्द गिर्द मुंबई शहर, इसका जो स्टेट है, वो अडानी के इर्द गिर्द जो कुछ सरकार के फैसले हो रहे हैं उसके केंद्र में मुंबई शहर। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि किस तरीके से मुंबई महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बैठ जाए। और
उनको ऐसा लगता है कि इस वक्त जो कुछ महाराष्ट्र के अंदर और मुंबई के अंदर राजनीतिक पार्टियों की अवस्था है, राजनीति की अवस्था है, उसमें बीजेपी एकमात्र ऐसी एक पार्टी है जो इसका साहस कर सकती है कि वो अकेले के दम पर मेयर हो, स्टैंडिंग कमिटी हो, इसमें जो है वो भारतीय जनता पार्टी बन जाए। तो ये भी एक ये है। अरे यहाँ मुझे अभी नहीं लगता है कि आदित्य ठाकरे कोई बहुत बड़े टारगेट में रहने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी उनको अब इतना बड़ा बनाना नहीं चाहती है, क्योंकि जितना आप टारगेट करोगे उतना वो राजनेता जो है मजबूत बनता है, उसकी चर्चा होती है, उसका कद बढ़ता है। तो इस वक्त उद्धव ठाकरे के और खास करके उद्धव के बाद जो सेकेंड लीडर के रूप में प्रोजेक्टेड है वो आदित्य ठाकरे है। तो आदित्य ठाकरे का कद बढ़ाने का काम निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी करेगी नहीं। अब जो कुछ होगा, मतलब जिसको बोलते हैं ना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अमंग्स द पॉलिटिकल पार्टीज, उसका केंद्र जो है वो रहने वाला है मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं ये है कि भाई चाहे कांग्रेस की स्थिति कुछ भी हो, लेकिन क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी है, एक पार्टी जिसको इतना बड़ा गौरवशाली इतिहास है, और उसके सामने अब सवाल चुनाव छोटी बात है, उसके सामने बड़ा सवाल है कि देश को बचाने का सवाल है। जिस देश को आजाद करने में कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ये दो पार्टियों का खून बहा है, उसमें वो धरोहर है, इंडिपेंडेंस मूवमेंट की ये धरोहर है। तो देश के स्तर पर सोचना, देश को बचाना, संविधान को बचाना और एक पॉलिटिकल राजनीतिक संघर्ष इस देश के अंदर चलाना, जिससे कि भाई इस देश के लोगों को अंततोगत्वा वर्तमान राजकीय पार्टी जो है उसके नीतियों के, उसके विचारधारा के, उसके व्यवहार के होने वाले जो नकारात्मक परिणाम है उसके खिलाफ खड़ा करने की नैतिक जिम्मेदारी कांग्रेस की बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस की है। तो कांग्रेस तो उस स्थिति में है कि वो एक पॉलिटिकल बैटल, जिसको कहते हैं वैचारिक संघर्ष करने की स्थिति में है। लेकिन शरद पवार, उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में राजकीय संघर्ष तो किया ही नहीं, उन्होंने सत्ता का संघर्ष किया। उन्हें कोई दिक्कत नहीं है कि कब पासा पलट ले, कब वो विकास के नाम पे अडानी के साथ हो जाए, कब विकास के नाम पे मोदी के साथ हो जाए, वो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरे तरफ जो है कि उद्धव ठाकरे, अब उद्धव ठाकरे के सामने ये प्रश्न है कि वो कौन सा वैचारिक संघर्ष वो आगे बढ़ाए। उनके सामने एक कैच है, क्योंकि वो हिंदुत्व को भी नहीं छोड़ सकते, वो सावरकर को भी नहीं छोड़ सकते। ये बात सही है कि उन्होंने एक संघर्ष छेड़ा है कि बहुजन केंद्रित हिंदुत्व बनाम ब्राह्मण केंद्रित हिंदुत्व के बीच में, लेकिन उनकी पार्टी जो है, उसकी जो रचना है, वो रचना इसकी इजाजत उनको नहीं देता कि इस लाइन को लेके पूरे महाराष्ट्र के अंदर पार्टी को वैचारिक स्तर पे खड़ा करें। वो अगर राजनीति में विफल होते रहेंगे तो वो वैचारिक संघर्ष खड़ा करने का साहस नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, वो एकदम बीजेपी के साथ जाने का भी भूमिका इसलिए नहीं ले पाएंगे, अगर जैसी वो लेंगे तो उनके पास के जितने 20 एमएलए हैं उसमें के 15 शिंदे के पास चले आएंगे। तो कैच सिचुएशन जो है। और तीसरा जो है कि इंडिया अलायंस में मुंबई महानगर पालिका का जहां तक सवाल है, तो सबसे बड़ा स्टेक जो है उद्धव ठाकरे शिवसेना का है, इंडिया अलायंस में फिर कांग्रेस का है, राष्ट्रवादी का। तो उद्धव ठाकरे के सामने बहुत सारे चुनौतियां हैं और बहुत सारे सवाल है, और बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थिति आइडियोलॉजिकली, वैचारिक स्तर पे, राजकीय स्तर पे अगर किसी के सामने है, वो है उद्धव ठाकरे।
इसलिए उद्धव ठाकरे किस तरीके से कैलिबर करते हैं अपनी पार्टी को, वो आने वाले समय में हमको दिखेगा और हमें देखना होगा।